हेलो एवरीवन। तो प्रीवियस सेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे बोला है इमेज ऑफ द लाइन इन द प्लेन दिस। ठीक है, प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है और एक लाइन की इक्वेशन हमें दी हुई है। ठीक है, और उस लाइन का इस प्लेन के रिस्पेक्ट में हमें इमेज निकालने के लिए बोला है। तो आपको पता है कि अगर लाइन की इक्वेशन पता है तो हमें क्या पता है, पॉइंट का लोकेशन पता है। तो पॉइंट हमें क्या दिया हुआ है, 2,1,1। और इसके अलोंग वेक्टर कितना है, इसके अलोंग वेक्टर है 3i+j-4k, है ना। तो ये वेक्टर हमारे पास फिक्स है और पॉइंट फिक्स है, और इसका जब इमेज लोगे तो लाइन का इमेज लाइन ही बनेगा, है ना। इस पॉइंट का लोकेशन यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये अल्फा बीटा गामा गामा टाइप का हो जाएगा, लेकिन वेक्टर चेंज नहीं होगा, है ना। तो इसका वेक्टर यही रहने वाला है। तो जो रिक्वायर्ड लाइन है, उस लाइन का अगर आप देखोगे तो उस लाइन का जो वेक्टर होगा वो सेम ये आना चाहिए। ठीक है, तो यानी इसका वेक्टर ये नीचे वाला होता है, तो सेम टाइप का वेक्टर अगर हमें मिल जाएगा तो वो वाला हो जाए। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो गलत है। ठीक है, तो सी और डी में से एक होगा, और पॉइंट्स आपको डिफरेंट दिख रहा है। इसका मतलब सिर्फ हमें इस पॉइंट का इमेज हमें खोजना है कि वो कहाँ पे होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, नॉर्मल वेक्टर हमें पता है तो हम एक लाइन की इक्वेशन लिखते हैं जो इस टाइप से पास कर रहा हूँ, है ना। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, इस लाइन का इक्वेशन आप लिखोगे, पॉइंट हमें पता है तो ये हो जाएगा x-2 डिवाइडेड बाय वेक्टर में हम इस वेक्टर का नॉर्मल वेक्टर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1, y-1/1, z-1/1, और इसको हम k के इक्वल बोल लेते हैं, है ना। फॉर सर्टेन वैल्यू ऑफ k, ये पॉइंट का लोकेशन हम क्या लिख पाएंगे, इस पॉइंट को अगर मैं p बोल देता हूँ तो p पॉइंट का लोकेशन क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो k+2, k+1 और k+1। ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट का लोकेशन है। और ये पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, ये पॉइंट प्लेन पे भी लाई करेगा। इस पॉइंट को प्लेन में पुट कर दो, कितना आ जाएगा, k+2, k+1 इक्वल टू 7 हमारे पास आना चाहिए। ठीक है, और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3k इक्वल टू 3, तो k इक्वल टू 1 हमारे पास आ जाएगा, है ना। तो इस पॉइंट का लोकेशन कितना आ जाएगा, p का लोकेशन हो जाएगा 3,2,2। ठीक है, और इस पॉइंट का भी लोकेशन अब हम निकाल सकते हैं क्योंकि p पॉइंट इस दोनों का मिड पॉइंट होगा, है ना। तो हम इस पॉइंट का लोकेशन कैसे निकालेंगे, अल्फा+2/2 इक्वल टू 3। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 4, है ना। यहाँ से एक्स कोऑर्डिनेट इसका 4 आ गया। ठीक है, ऑप्शन आप देख सकते हो, पहला कोऑर्डिनेट इसका 3 है, इसका 4 है, तो ऑब्वियसली हमारे पास सी ऑप्शन आने वाला है। लेकिन बाकी सारे पॉइंट्स भी निकाल लेते हैं। दूसरा हो जाएगा β+1/2 इक्वल टू 2, तो बीटा इक्वल टू आ जाएगा 3, और जेड कोऑर्डिनेट भी 3 आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो हमें पॉइंट मिल चुका है और वेक्टर पता है, तो लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारे पास, सी ऑप्शन आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास cos थीटा इक्वल टू -3/5 हमें दिया हुआ है। cos थीटा इक्वल टू -3/5, और थीटा हमारा कहाँ लाई कर रहा है, थीटा लाई कर रहा है π2 3π/2, यानी ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा नेगेटिव होता है इसलिए कॉस नेगेटिव होता है, इसलिए ये वाला पार्ट -3/4 है। और हमसे टेन थीटा बाई 4 निकाला है ना। तो ये थीटा बाई 4 में अगर जाना है तो हमें पहले थीटा बाई 2 में जाना पड़ेगा। तो थीटा बाई 2 की वैल्यू किसके किसके बीच में लाई करेगी, π/2 और ये 3π/4, यानी ये थर्ड क्वाड्रेंट में, ये किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और थीटा बाई 4 की बात करोगे तो ये π/4 और ये 3π/8, तो ये कहाँ पे आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, है ना। तो टेन फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो हमें पॉजिटिव वाला आंसर निकालना है। सेकेंड क्वाड्रेंट में ये टेन पॉजिटिव होता है, इस वाले क्वाड्रेंट में, है ना। तो पहले हम थीटा बाई 2 निकालते हैं, है ना। तो डबल एंगल का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 2 cos² थीटा बाई 2 -1 इक्वल टू -3/5, है ना। यहाँ से cos² थीटा बाई 2 कितनी हो गई, ये 1 प्लस से आ जाएगा, तो 2/5 हमें यहाँ पे दे देगा, है ना। ऊपर में 2/5, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/5 हमें मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ से cos थीटा बाई 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/√2 प्लस माइनस के साथ। अब हम कौन सा लेंगे प्लस माइनस,
तो इस सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, फिर से हमारा नेगेटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव वाला नहीं लेके नेगेटिव वाला आंसर करेंगे, है ना। तो थीटा के अकॉर्डिंग हमारा कॉस का साइन डिसाइड हो रहा है। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, -1/√5, ठीक है। और कॉस निकाल चुके हो तो हम कॉस θ/4 भी निकाल सकते हैं, है ना। और अगर आपके पास tan² θ/2 का फॉर्मूला याद है ना, तो ये वाला फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो। ये कितना होता है, 1 - cos θ/2 अपॉन 1 + cos θ/2, ठीक है। तो बस डायरेक्टली हमने यूज किया। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 + 1/√5 और नीचे में 1 - 1/√5। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, tan² θ/4 की वैल्यू √5 + 1 अपॉन √5 - 1। रैशनलाइज कर दोगे तो कितना आ जाएगा, √5 + 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ चुका है तो यहाँ से आपको θ/4 की पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। तो हम कितना लिख पाएंगे, √5 + 1/2, है ना। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे आप देखोगे बी ऑप्शन आप यहाँ पे इजिली मार्क कर सकते हो, ठीक है। सिंपल सा था। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंटीग्रेशन निकालनी है। इंटीग्रेशन dx ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस -1, ठीक है। पहली चीज तो हमें इस टाइप का टर्म डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए, तो यही वाला पार्ट हमारा प्रॉब्लम करने वाला है। तो आप देखोगे कि इसको आप रैशनलाइज कर सकते हो, ठीक है। रैशनलाइज करोगे तो ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, नीचे वाला पार्ट 1 बन जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x का dx, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन अब इजी है, तो ये कितना दे देगा, फर्स्ट वाला, फर्स्ट आ जाएगा आपका x से किया, सॉरी नीचे वाला टर्म यहाँ पे देखो, इसमें करेक्शन कर लो, यहाँ पे ये स्क्वायर का है, ठीक है। नीचे वाला टर्म स्क्वायर का है, तभी वो टर्म मैच करेगा जो ऑप्शन दिया हुआ है। अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग चले तो ये नीचे वाला स्क्वायर है, ठीक है। तो ये वाला पूरा टर्म भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक है। और स्क्वायर में आ जाएगा तो आप इसमें स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी हमारा स्क्वायर में, स्क्वायर के अंदर ही हमने रैशनलाइज किया है, तो ये ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, x² + x² -1 -2 टाइम्स x स्क्वायर रूट ऑफ x² -1 dx, ठीक है। क्योंकि सिंगल टर्म होगा तो ये x³ का टर्म जनरेट नहीं हो पाएगा, इसलिए नीचे में x² का टर्म आएगा, ठीक है। तो अब इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ये कितना दे देगा, 1/3, सॉरी ये 2 है ना। तो यहाँ पे ये देखो, ये दोनों मिलके कितना दे देगा, 2x², ठीक है। जिसको अगर सिंप्लीफाई करोगे थोड़ा सा तो ये 2x² -1 का टर्म है, तो ये कितना दे देगा, 2/3 x³। यहाँ पे कितना आ जाएगा, -x। इस वाले पार्ट में इसको t² ले लोगे तो ये पूरा टर्म dt बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, -2/3 x² माइनस होल टू द पावर 3/2, ठीक है। 3/2 प्लस t। और इसके साथ इसको कंपेयर करोगे आप, ऊपर वाला जो टर्म हमें दिया हुआ है, यहाँ से a और b आप निकाल सकते हो। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी 2/3, ठीक है। और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी 3/2, है ना। b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये 1/b हमें दिया हुआ है, ठीक है ना। तो 1/b है ना, तो 1/b भी कितना आ जाएगा, 2/3 ही आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हमें a और b का मल्टीप्लीकेशन चाहिए, तो a और b को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 4/9, है ना। तो सिंपल सा है इंटीग्रेशन, तो ये आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रेंज ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। f(x) हमें दिया हुआ है साइन इनवर्स ऑफ x² अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। पहली चीज साइन इनवर्स हमारा डिफाइन होना चाहिए, तो हम क्या बोल सकते हैं, साइन इनवर्स के अंदर वाली पार्ट क्या होनी चाहिए, 1 से -1 के बीच में लाई करनी चाहिए, है कि नहीं। 1 से -1 के बीच में लाई करनी चाहिए। लेकिन आप देखोगे कि ये कंप्लीट क्वांटिटी ऑलरेडी पॉजिटिव है, ठीक है। तो अगर मैं इसको x² + 1 + x² की बात करूं तो ये वाली क्वांटिटी क्या है, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो x² अपॉन 1 + x² है, इसमें आप +- 1 करोगे
तो ये कितना दे देगा 1 माइनस 1/x²। ठीक है, तो ये टेंडिंग वैल्यू 1 को जाएगी। यानी अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसको अगर मैं साइन इनवर्स इस वाले टर्म की बात करें 1+x² की वैल्यू, तो ये किसको बिलोंग करेगा, 0 से लेके 1 तक बिलोंग करेगा। ठीक है, यानी अगर इसको हम t बोल देते हैं, इसको अगर हम t बोल देते हैं, तो ये जो फंक्शन बन जाएगा ये साइन इनवर्स t बन जाएगा। और साइन इनवर्स t की वैल्यू t हमारा 0 से 1 के बीच में लाई करनी चाहिए। तो ये हमारा कर्व ऑलरेडी आपको पता है, तो 0 से 1 के बीच में इसका रेंज कितना होता है, 0 टू π/2 तक। ठीक है, 1 हमारा क्लोज ओपन है, तो π/2 भी हमारा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो fx का रेंज कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, fx बिलोंग करेगा 0 से π/2 ओपन तक, है ना। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा, बी ऑप्शन आप यहाँ पे इजिली मार्क कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस देन दिस सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ लैम्डा। ठीक है, तो पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखते हैं। dy में स्क्वायर है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो dy/dx को अगर मैं t एज्यूम कर लेता हूँ, तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 1/x² t² प्लस 6 इक्वल टू 5/x t, है कि नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना दे देगा, t² प्लस 6x² इक्वल टू 5tx, है ना। और यहाँ से कितना जाएगा, t² माइनस का 5tx प्लस 6x² इक्वल टू 0, है ना। और यहाँ पे देखो ये फैक्टराइज हो रहा है, तो ये कितना दे देगा, t-3x इंटू t-2x इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करोगे t की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, dy/dx इक्वल टू 3x और dy/dx इक्वल टू 2x। ठीक है, इसको हम इंटीग्रेट कर ही सकते हैं, है ना। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 3/2x² प्लस c1। ठीक है, और यहाँ से क्या आ जाएगा, y इक्वल टू x² प्लस c2। ठीक है, और लेमडा क्या है, x² का कोफिशिएंट है, तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई 3/2 यहाँ से, और यहाँ से लेमडा 2 कितना बोल सकते हैं 1, और हमें इसका सम निकालना है ना। तो लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 कितना हो जाएगा 1 प्लस 3/2, तो आप 5/2 मार्क कर सकते हो। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे आपका बी ऑप्शन आप इजिली मार्क कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास द नंबर ऑफ टेंजेंट्स विद द पॉजिटिव स्लोप दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द कर्व y इक्वल टू sin x, है ना। तो y इक्वल टू sin x पॉजिटिव चाहिए तो हम राइट हैंड साइड में ही देखेंगे, और y इक्वल टू sin x का कर्व हमें पता है इस टाइप से ये मूव करता है। टेंजेंट की बात करें तो देखो टेंजेंट कहाँ पे मिल सकता है, इसी पॉइंट पे कहीं मिल सकता है ना, इसी तरीके से कहीं मूव करेगा। तो अगर मैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट अल्फा मान लेता हूँ, है ना, या थीटा मान लो, तो y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, है कि नहीं। और हमें y इक्वल टू साइन x ऑलरेडी दे रखा है ना। तो इसी पॉइंट P को, P हमने जनरल पॉइंट ले लिया, तो dy/dx की वैल्यू एट पॉइंट P पे हमें क्या मिलेगा, कॉस थीटा के इक्वल मिलेगा, है ना। और ये क्योंकि स्लोप है, तो ओरिजिन हमें एक पॉइंट पता है और P पॉइंट पता है, तो OP लाइन का हम स्लोप निकाल सकते हैं, वो कितना हो जाएगा साइन थीटा/थीटा, है ना। तो यहां से सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा टेन थीटा इक्वल टू थीटा, है ना। और नंबर्स के टर्म में देखो तो टेन अल्फा इक्वल टू अल्फा आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से अगर आपको सॉल्यूशन निकालने के लिए बोला जाए तो इसके कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे, इनफाइनाइटली सॉल्यूशन हो सकते हैं, क्योंकि आपको ग्राफ पता है। ठीक है, टेन जो है वो इस तरीके से जाता है ना, और y इक्वल टू अल्फा लाइन प्लॉट करोगे तो बहुत सारे हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेंगे, है ना। तो इसके कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन इसका आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आप मार्क कर पाओगे, डी ऑप्शन आप यहाँ पे इजिली मार्क कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज सेड टू बी यूनिमॉडुलर। ठीक है, यूनिमॉडुलर का डेफिनेशन दिया हुआ है मॉड z इक्वल टू 1, और z1 और z2 में जो हमारे पास रिलेशन है z1 माइनस 2z2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस z1 z2, ये कंप्लीट क्वांटिटी हमें क्या बोला है यूनिमॉडुलर, इसका मतलब इसका मॉड कितना हो जाएगा
1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, Z2 जहां पे बोल रहा है Z2 नॉट यूनिमॉडुलर, यानी Z2 की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। मॉड में हम क्या करते हैं, मॉड में जब भी क्वेश्चन आता है तो दोनों तरफ आपको स्क्वायर करना होता है ना। तो ये दोनों तरफ आप क्या करो, मॉड लेके स्क्वायर कर दो। तो स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इस चीज को हम बार के टर्म में ब्रेक कर सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, Z1 माइनस टू Z2 इंटू Z1 माइनस टू Z2 का बार लगा सकते हैं। और सेम चीज यहाँ पे भी कर सकते हैं। ऐसा करने से फायदा क्या होता है कि क्वेश्चन थोड़ा सा इजी आपको दिखता है। ठीक है, कैलकुलेशन में, और टर्म कैंसिल भी हो जाता है जल्दी। यहाँ से पहला टर्म कितना आ जाएगा, Z1 Z2 बार, सॉरी Z1 बार माइनस 2Z1 Z2 बार माइनस 2Z1 बार Z2 प्लस 4Z2 बार। ठीक है, और सेम चीज इस तरफ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 माइनस 2Z1 Z2 बार, दोनों में, है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4Z1 Z2 बार। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में कुछ गलती है फिर। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पे Z1 Z2 बार है। ठीक है, Z1 Z2 बार है। ठीक है, तो यहाँ पे Z1 Z2 बार ले लेते हैं। Z1 Z2 बार लोगे तो ये Z2 बार हो जाएगा, और यहाँ पे Z1 पे रहेगा और Z2 पे नहीं रहेगा। ठीक है, अब करते हैं मल्टीप्लाई। तो यहाँ से पहला टर्म ये आ गया, तो ये Z1 बार Z2 दे देगा, माइनस टाइम्स 2Z1 Z2 बार, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का माइनस माइनस प्लस Z1 बार Z2 बार। ठीक है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन टाइपिंग मिस्टेक है, तो उसको आपको थोड़ा सा सही करना है। ठीक है, अब देखो कुछ कुछ टर्म यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो कौन कौन सा टर्म कैंसिल हो जाएगा, Z1 Z2 बार कैंसिल हो जाएगा, तो ये दोनों टर्म यहाँ से आपस में कैंसिल हो गया। ठीक है, Z1 इंटू जेड बार हमें क्या देता है, Z1 और जेड बार क्या देता है, मॉड जेड का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मॉड Z1 का स्क्वायर प्लस 4Z2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स 4 मॉड Z1 का स्क्वायर और मॉड Z2 का स्क्वायर। ठीक है, सबको एक तरफ लेके आ जाओ, तो ये Z1 स्क्वायर प्लस 4Z2 का स्क्वायर प्लस ये इस तरफ आके माइनस दे देगा, तो -4 माइनस Z1 मॉड का स्क्वायर Z2 मॉड का स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, ये टर्म आपस में फैक्टराइज हो जाएंगे। ठीक है, तो फैक्टराइज करोगे तो क्या आ जाएगा, Z1 माइनस इसको आपस में कॉमन लोगे तो Z1 माइनस 4 का होल स्क्वायर इंटू Z2 और 1 माइनस मॉड Z2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, मॉड Z1 इक्वल टू 2 एंड मॉड Z2 इक्वल टू 1। मॉड Z2 इक्वल टू 1 नहीं हो सकता है, जिसको हमें हटाना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी हमने लिया था। तो मॉड Z1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा ऑप्शन में, तो Z1 हमारा कहाँ पे लाई करेगा, तो मॉड Z1 इक्वल टू 2 है, यानी सर्कल का इक्वेशन है ना। तो सर्कल का इक्वेशन होगा जिसका रेडियस 2 के इक्वल होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन विच मीट्स दिस सर्कल दिस एट 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो एक सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन पे है और रेडियस हमें दिया हुआ है, और एक लाइन है जो इसको 2 पॉइंट पे मीट कर रहा है। इस तरीके से कर रहा है कि यहाँ पे कहीं पे एक पॉइंट है 2,2। ठीक है, यहाँ से इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, मान लेते हैं ये ए और बी पॉइंट है, तो इसके बीच का डिस्टेंस ये 2 यूनिट का है ना। तो हमसे क्या पूछा है, फ्रॉम दी हमें ये लाइन का इक्वेशन निकालना है। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कि लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए अगर हमें ये पता है, तो अगर आप एक सर्कल यहाँ से ड्रॉ करो जिसका सेंटर यही हो और रेडियस 2 हो, ठीक है, तो ये एक ऐसा सर्कल मूव करेगा, है कि नहीं। और इस दोनों सर्कल को आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक कॉमन लाइन कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन मिल जाता है। ठीक है, तो C1 का हमें इक्वेशन दिया हुआ है। C1 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8। और C2 का इक्वेशन क्या लिखेंगे,
C2 के लिए हम सेंटर A को एज्यूम कर लेंगे और रेडियस हमें 2 यहाँ पे डिस्टेंस दे रखा है, ठीक है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4, ठीक है। C2 को सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y और यहाँ से प्लस 4, एक प्लस 4 से कैंसिल हो जाएगा तो प्लस 4 बच जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। और इस दोनों इक्वेशन को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दो, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को सेम रखते हुए, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोफिशिएंट सेम है, तो बस दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 4x, ठीक है, माइनस 4x माइनस, है ना, प्लस 4 है, प्लस यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो ये माइनस 4x माइनस 4y, ठीक है, और ये प्लस 4 इक्वल टू माइनस का 8, है ना। और इसको उस तरफ लेके चले जाओ, इसको उस तरफ लेके चले जाओगे तो ये कितना दे देगा, 12 दे देगा, है ना, ये माइनस का 12 दे देगा। और यहाँ से देखो टर्म कैंसिल हो गया, तो इक्वेशन क्या आ गया, x प्लस वाई इक्वल टू 3। तो कौन सा हो जाएगा इक्वेशन, बी ऑप्शन आप इजिली मार्क कर सकते हो, है ना। तो यही क्या होता है, ये हमारा कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन होता है। अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वल है और दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको क्या मिलता है, कॉमन टेंजेंट नहीं, कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन मिलता है, कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन मिलता है, ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में ये वर्क करता है कि कौन सा होगा, है ना, लेकिन यहाँ पे ये चीज कॉमन कॉर्ड को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट हमारे पास n ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है और हमें सिग्मा ऑफ i इक्वल टू 1 टू n एक्स आई स्क्वायर की वैल्यू 400 दे रखी है और सिग्मा एक्स आई इक्वल टू 1 टू n इसकी वैल्यू हमें 100 दे रखा है, ठीक से। हमसे पूछा है कि पॉसिबल वैल्यू ऑफ n क्या होगा, ठीक है। तो इन दोनों को यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, सिग्मा स्क्वायर निकाल सकते हैं। और सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, ऑलवेज पॉजिटिव ही होती है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो सिग्मा स्क्वायर क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर बाई एन माइनस सिग्मा एक्स आई बाई एन मीन का स्क्वायर, ये वैल्यू क्या आनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सिग्मा एक्स आई स्क्वायर हमें 400 दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, 400 बाई एन माइनस 100 बाई एन का स्क्वायर, और ये क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। इस इनइक्वलिटी को सॉल्व कर सकते हो, इजी है ना, यहाँ से आज सॉल्व कर पाओगे आप। तो ये कितना आ जाएगा, 400 बाई एन माइनस 100 इंटू 100 बाई एन स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से देखो 100 से 100 कैंसिल हो गया, 4 से 25 कैंसिल हो गया, ठीक है। एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर माइनस 25 एन डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से देखो एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 25 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, एन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 25 होनी चाहिए, ठीक है। तो n की ग्रेटर देन इक्वल टू 25, तो यहाँ पे देखो बोल रहा है कि इसमें से कौन सी पॉसिबल वैल्यू है, तो n की वैल्यू 25 से ज्यादा होनी चाहिए, बाकी तीन वैल्यू 25 से कम है, एक ही ऑप्शन हमें दिया हुआ है जो 25 से ज्यादा है। तो कौन सा ऑप्शन आप मार्क कर पाओगे, डी ऑप्शन है, यहाँ पे इजिली आप मार्क कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमें दे रखा है, ठीक है, क्या है, x माइनस 2y प्लस 5z इक्वल टू 3 ट्वाइस एक्स माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 और 11x माइनस 7y प्लस पी जेड इक्वल टू क्यू। और हमसे p इस इक्वेशन के बोल रहे हैं कि इनफाइनाइटली सॉल्यूशन है, ठीक है, इसके क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, ठीक है। तो आपको अगर डिटर्मिनेंट इसका याद हो, डिटर्मिनेंट मेथड से जब सॉल्व करते हैं तो क्या आता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए, डेल्टा की वैल्यू 0 होनी चाहिए और डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 इन सब की वैल्यू भी आपके पास क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए, ठीक है। तो डेल्टा की वैल्यू 0 करोगे तो वहां से हमें p मिल जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा क्या लिखेंगे, डेल्टा आ जाएगा हमारे पास, डेल्टा का अगर डिटरमिनेंट बनाएंगे तो कितना आएगा, 1 2 11
-2 1 -1 -7 और ये 5 1 और p। ठीक है, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं इजी से। हमारे पास नंबर्स के टर्म में है और एक ही वेरिएबल है ना, तो सॉल्व भी किया जा सकता है। यहाँ से सॉल्व करोगे तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, p की वैल्यू आपको 10 आ जाएगी। ठीक है, डिटर्मिनेंट है सिंपल सा, आप बस इसको ओपन कर दो और p की वैल्यू निकालो। ठीक है, तो p की वैल्यू तो मिल गई, लेकिन हमें p और q के एडिशन और सब्ट्रैक्शन के टर्म में हमें ऑप्शन दिया हुआ है, तो हमें q भी निकालना पड़ेगा और q के लिए आप डेल्टा 1 निकालोगे। तो डेल्टा 1 हम कैसे निकालते हैं, तो पहला दो टर्म तो सेम रहेगा। ठीक है, सॉरी, डेल्टा 1 कैसे निकलेगा, तो जो फर्स्ट कॉलम है हमारा, फर्स्ट कॉलम को हम क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं इस लास्ट वाले पार्ट से। ठीक है, याद होगा आपको। तो डेल्टा 1 हम क्या लिख सकते हैं, 3 1 क्यू, और बाकी दो कॉलम को आपको सेम रखना है, -1 -7 5 1 और p। ठीक है, ये हमारा डेल्टा 1 हो गया। सिमिलरली जब हम डेल्टा 2 लिखेंगे तो डेल्टा 2 क्या होगा, सेकेंड कॉलम को आपको चेंज करना है सेम इसी तरीके से। तो पहला सेम रहेगा और सेकेंड कॉलम को फिर से इसी वाले पार्ट से रिप्लेस कर देंगे, तो ये q और बाकी दोनों आपका सेम रहेगा, है ना। और ये वैल्यू भी कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए, और ये वैल्यू भी कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। ठीक है, और सिमिलरली आप डेल्टा 3 भी लिख सकते हो, है ना। तो डेल्टा 3 कितनी हो जाएगी, डेल्टा 3 हो जाएगी, डेल्टा 3 जब लिखोगे तो डेल्टा 3 में क्या करेंगे, फर्स्ट दो सेम रखेंगे और लास्ट को चेंज करेंगे। तो फर्स्ट दो क्या है, 1 2 11, और सेकंड वाला क्या हो जाएगा, -1 -1 -2 -1 -7, और लास्ट में फिर 3 1 क्यू पुट करोगे, और यहाँ पे इसकी वैल्यू भी कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि एक ही वेरिएबल है ना, और तीनों 0 हो रहा है, इसका मतलब तीनों इक्वेशन से p की वैल्यू मेरे पास सेम निकल के आनी चाहिए। ठीक है, अलग अलग निकल के नहीं आनी चाहिए, और अलग अलग होगा तो फिर ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा। ठीक है, तो यहाँ से जब आप p की वैल्यू सॉल्व करोगे, सॉरी, ये p की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी 10 मिल चुकी है ना, तो p की वैल्यू पे आप 10 पुट कर सकते हो, तो p जहां जहां पे है वो उसकी वैल्यू तो हमें 10 मिल गई, है कि नहीं। बाकी अब इसको सॉल्व करोगे तो तीनों से आपकी q की वैल्यू सेम आएगी, तो q की वैल्यू यहाँ से सॉल्व करोगे तो 8 आती है। ठीक है, यहाँ से भी आपको 8 मिलेगी और यहाँ से भी आपको 8 ही मिलेगी। इसका मतलब p और q हमें पता चल गया, p हमारा 10 हो गया और q हमारा 8 हो गया। तो p माइनस क्यू की वैल्यू किसकी हो जाएगी, और p प्लस क्यू कितना हो जाएगा, 18, और p माइनस क्यू 2 आ जाएगा, है ना। तो कौन सा ऑप्शन मार्क कर सकते हैं हम यहाँ पे, यहाँ पे आपका सी ऑप्शन मैच कर जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बस ये कंडीशन हमें ध्यान रखनी है, ये कंडीशन है इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए हमारे पास मैट्रिक्स मेथड भी है, ये डिटरमिनेंट मेथड से हम लोग निकालते हैं, और जो क्रेमर रूल आपने पहले पढ़ा होगा 10th में, उसी का ये एक्सटेंशन है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसको और आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करते रहो, कहीं पे भी कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, हम उसको आगे की क्लास में उसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहो। ओके, चलो, बाय।